जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेज परसा सारंग। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आज हम लोग 24-25 तारीख, ठीक है, 24 और 25 तारीख को जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं उसके हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, जितने प्रश्न हमारे पास हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। जिन मित्रों का एग्जाम हो गया है वो लोग इसको देखें, ठीक है, और अपना आंसर मिला सकते हैं। क्या सही में यही प्रश्न थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिनका एग्जाम अभी होने वाला है वो इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। और किस तरह किस क्षेत्र से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे आपके प्रश्न जो है यूएनओ, ध्यान रखेंगे यूएनओ से एक प्रश्न बराबर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है, यानी यूएनओ की शाखा और यूएनओ की स्थापना, चाहे जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसको देख कर जाए, तथा वन या जो है विषुवतरेखीय वन, इस तरह इससे भी प्रश्न एक पूछे जा रहे हैं, ठीक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया था कि आईपीएबी, दोस्तों ध्यान रखेंगे आईपीएबी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आईपीएबी का फुल फॉर्म होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट बोर्ड, ठीक है, अप्लाइड बोर्ड यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अप्लाइड बोर्ड, ठीक है। प्रथम प्रश्न यह, ठीक है। और उसके बाद ये जो है दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी संस्था ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, वहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जिसमें जो है एक ऑप्शन दिया गया था शहरी विकास ऋण। ध्यान रखेंगे दोस्त, शहरी विकास ऋण जो है आपका ग्रामीण विकास संस्थान से संबंधित नहीं है। दोस्तों मैं एक बार फिर से कह दूं, जो भी दोस्त हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। जो भी दोस्त किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग ये अपना चैनल काफी लाभदायक है, ठीक है। हम लोग प्रतिदिन किसी न किसी एक क्षेत्र से या किसी भी चैप्टर से एक वीडियो लेकर आते हैं। जैसे अब हम लोग जो है आज किसका एनटीपीसी का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, एनटीपीसी का एनालिसिस कर रहे हैं। कुछ मित्रों का कमेंट्स आया था कि साउंड प्रॉब्लम थी, जिस कारण कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन हमारे ख्याल से आप लोग कुछ दिन उसको मैनेज कीजिए, साउंड प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत सरकार ने नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत कब की थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत सरकार जो है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत जो है मई 2007 में कब की गई थी। तो मई 2007 में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत मई 2007 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस क्षेत्र को कठियावाड़ क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होंगे। तो गुजरात की एक कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और जो कि इसे कठियावाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, कठियावाड़ क्षेत्र जो है आपका गुजरात में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे गुजरात से गोवा के तट को जो है कोंकण तट, ठीक है, ध्यान रखेंगे गुजरात से गोवा का तट को कोंकण तट कहा जाता है। और कच्छ की खाड़ी में ही कठियावाड़ तट है, यानी कि ऑप्शन में आपके पास कच्छ की खाड़ी थी, ठीक है। अगला प्रश्न था कि प्लूटो का खोज कब और किसने किया था, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था किसने किया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आपके पास यहाँ प्लूटो की खोज क्लाड टामो, ठीक है, किसके द्वारा, क्लाड टामो के द्वारा सन 1930 में यानी 1930 में किया गया था। लेकिन प्राग सम्मेलन में यह जो है ग्रह का इसे मान्यता समाप्त कर दिया। प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा, प्लूटो जो है आपका अब बौना ग्रह हो चुका है। ध्यान रखेंगे इस प्रकार अब ग्रहों की संख्या जो है 8 हो चुकी है, ठीक है। अब ग्रह जो है पहले 9 थे, लेकिन अब ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। और सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है शनि है, ठीक, ध्यान रखेंगे सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है आपका शनि है, जिसके उपग्रहों की संख्या 82 हो चुकी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सबसे आपका बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। और सबसे दूर का ग्रह जो है यही था प्लूटो, ध्यान रखेंगे सबसे दूर का ग्रह प्लूटो था। लेकिन अब जो है सबसे दूर का ग्रह वरुण हो चुका है, ठीक है, सबसे दूर का ग्रह वरुण, क्योंकि प्लूटो जो है इसको अब क्षुद्र बौना ग्रह की संज्ञा दे दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर आपके कौन जाएंगे, महावीर, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। और प्रथम जो हो जाएंगे ऋषभ देव, ध्यान रखेंगे ऋषभ देव, ठीक है, और ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि, ठीक है,
याद रखेंगे ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का जो है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ठीक। लेकिन यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे तो ध्यान रखेंगे जैन धर्म के आपके वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे महावीर, ठीक। लेकिन स्थापना किए थे कौन? ऋषभ देव, ठीक है। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इसको भी याद रखेंगे, और माता त्रिशला थी, ठीक है। और इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था तथा इनकी मृत्यु पावापुरी, ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। चलिए देखते हैं अगला। अगला जो हम लोग बोले कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है, जैसे आपसे पूछा गया है कि ILO, ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका मुख्यालय जो है जिनेवा में, ध्यान रखेंगे जिसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। और इसकी स्थापना पूछा गया था, जिसकी स्थापना जो है 29 अक्टूबर 1999 को, ध्यान रखें, सॉरी 29 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। यानी कि 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुआ था और इसके सदस्य देशों की संख्या 187 यानी कि 187 है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह करंट का प्रश्न है। 2019 का मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2019 का मैन बुकर पुरस्कार जो है मार्गरेट एटवुड, ध्यान रखेंगे मार्गरेट एटवुड को 2019 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। और इन्हें इनकी पुस्तक थी द ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। द ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक के लिए मार्गरेट एटवुड को 2019 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी जो है यहाँ पे PSU सेक्टर क्षेत्र से संबंधित नहीं, कि पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर से संबंधित नहीं था, तो वहां पे आपके ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ICICI, ठीक है। ICICI एक बैंक है जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, पब्लिक सेक्टर का नहीं है, जो है निजी क्षेत्र की कंपनी है, ध्यान रखेंगे। तो वहां पे क्या होगा? ICICI। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2019 में निम्न में से किसे भारत रत्न दिए गए? दोस्तों ध्यान रखेंगे एक प्रश्न पुरस्कार से जरूर पूछे जा रहे हैं, जैसे अभी आपसे भारत रत्न पूछे गए हैं, और उसी प्रकार जो है पद्म श्री, पद्म विभूषण, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। निम्न जैसे कि निम्न में से किस खिलाड़ी को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? जैसे रोहित शर्मा को दिया गया था, ठीक है। इस तरह से 5 व्यक्तियों को दिए गए जिनका भी नाम दिया गया, चाहे इनमें से किनको पद्म विभूषण नहीं दिया गया। तो ध्यान रखते हैं भारत रत्न पूछा था, तो भारत रत्न 2019 में भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, ठीक है, इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था। इन 3 व्यक्तियों में से जो भी आपका ऑप्शन हो उनमें से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ये आपके प्रणब मुखर्जी, ठीक। और ये इन दोनों को जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ध्यान रखेंगे भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। उस समय भी 3 व्यक्तियों को दिया गया था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और C राजगोपालाचारी, उस समय भी 3 व्यक्तियों को दिया गया था और इस बार भी 3 व्यक्ति को दिया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को किसे दिया गया था? मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को, एवं प्रथम महिला भारत रत्न पाने वाली इंदिरा गांधी थी, इसको भी ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है दुनिया की पहली एयरमेल पोस्ट सेवा कहां से कहां प्रारंभ हुई थी? दोस्तों ध्यान रखेंगे दुनिया की पहली एयरमेल पोस्ट सेवा जो है भारत के 1911 में, भारत में ही शुरू हुआ था। कब? 1911 में, और इलाहाबाद से नैनी के बीच, ठीक है। इलाहाबाद में शुरू हुआ था पहली एयरमेल पोस्ट सेवा, इलाहाबाद में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का संबंध यानी कि इसकी स्थापना कब हुआ था? ध्यान रखेंगे दोस्तों अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत जो है 1956-57 में हुआ था, और इस बार इसके विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी है। ये भी आपका करंट का प्रश्न है। ये जो है आपका विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी, और इसकी शुरुआत 1956-57 में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य यानी अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, इनके रिटायर जो न्यायाधीश होते हैं उनको बनाया था, ठीक है। और ह्यूमन राइट दिवस जो है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गर्भावस्था में
भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, गर्भावस्था में भ्रूण को भोजन जो है प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा मिलता है, या गर्भनाल जो होगा उसके द्वारा भी भ्रूण को भोजन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा या अपरा आपका सही आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि भारत का अधिक क्षमता वाला जो है परमाणु संयंत्र कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे अधिक क्षमता वाला, ठीक है, वहां पे अधिक क्षमता वाला पूछा गया है, तो इस हिसाब से जो है काकरापारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? काकरापारा, जिसका स्थापना 1993 में हुआ था, जो कि 400 काकरापारा जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, और सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का है तो आपका हो जाएगा कुडनकुलम। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट तो कुडनकुलम हो जाएगा। और सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु संयंत्र पूछे तो काकरापारा। प्रथम पूछे तो प्रथम हो जाएगा सतारा, महाराष्ट्र में। ध्यान रखें, प्रथम जो है न्यूक्लियर प्लांट तो सतारा, महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, कैलाश सत्यार्थी जो है एक समाज सेवी है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी कौन है? एक समाज सेवी है, और इन्हें जो है शांति के क्षेत्र में भारत रत्न 2014 में, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ। और इनका संबंध जो है बचपन बचाओ आंदोलन, दोस्तों ध्यान रखेंगे, बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध जो है कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। किससे? बचपन बचाओ आंदोलन से। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे है, तो कैलाश सत्यार्थी क्या है? एक समाज सेवी है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों यदि किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको उस हिसाब से जो है वीडियो बना दी जाएगी। तथा हम लोग डेली जो है आरआरबी एनटीपीसी का डिस्कशन अब करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और जहां तक आवाज की समस्या है, 2-4 दिन में आवाज की समस्या भी ठीक हो जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं भूकंपीय तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी क्या कहलाता है, तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और भूकंप को जो है भूकंपीय तरंगों को मापते हैं रिएक्टर स्केल से या सिस्मोग्राफ। ठीक है, जो कि 0 से 9 तक का जो होता है रिएक्टर स्केल, कहां से 0 से 9 तक के भूकंपों को मापता है। और भूकंप तरंग 3 प्रकार की होती है, PSL यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, तीन और तृतीयक तरंग। भूकंपीय तरंगों की संख्या 3 होती है। ठीक है, चलिए एक और आपसे प्रश्न पूछा गया है फुल फॉर्म से। फुल फॉर्म से लगभग आपके यहाँ पे अभी तक 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कौन कौन सा? तो यहाँ से तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि IDN, ठीक है, ध्यान रखेंगे, IDN का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों याद रखेंगे, IDN का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ठीक है, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम IDN का फुल फॉर्म होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि IMF का जो है अभी कितने सदस्य हैं? दोस्तों ध्यान रखेंगे, IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। और इसमें जो है अभी तक 190 सदस्यों की संख्या है। कितनी? तो 190 सदस्यों की संख्या है IMF का। ठीक है, और UNO की यह एक 6 शाखा है, जिसमें से यह एक शाखा भी मुख्य है। ठीक है, और इसका सदस्य, सबसे अंतिम सदस्य जो है 2020 में अंडोरा इसका सदस्य बना है। कौन सा? तो अंडोरा जो है 2020 में IMF का सदस्य बना है। और इस प्रकार IMF में सदस्यों की संख्या अब 190 हो चुकी है। ध्यान रखेंगे, और इसकी जो है MD है क्रिस्टीना जर्जीवा। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कौन है? क्रिस्टीना जर्जीवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट जो है कौन है? गीता गोपीनाथन। ठीक है, कौन है? गीता गोपीनाथन, जो कि भारतीय मूल की अर्थशास्त्री है। ठीक है, कौन है? गीता गोपीनाथन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि कामेट, नामचा बारवा और गुलमार्धनता। ठीक है, तो कामेट, नामचा बारवा और गुलमार्धनता जो है यह किसकी पर्वत चोटी है? तो ध्यान रखेंगे, आपके पास कामेट जो है, नामचा बारवा और गुलमार्धनता जो है, ये हिमालय की चोटी है। किसकी है? तो हिमालय की चोटी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पड़ता है, और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है K2, जिसे गैंडविन आस्टिन भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि भारत में अवस्थित है। ठीक है,
POK में अभी अवस्थित है, ठीक है। भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी पूछे तो हो जाएगा K2 या गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। और लेकिन भारत में स्थित अभी पूछे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी आपकी हो जाएगी सिक्किम में कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, ठीक है, 8598 मीटर, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसी प्रकार ध्यान रखेंगे कि भारत में स्थित जो है सबसे ऊंची कंचनजंगा, उसका जो आपका नंदा देवी है उत्तराखंड में, और उसके बाद एगो है कौन, कामेट। ये सभी जो है चोटियां भारत में अवस्थित है। लेकिन यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया है कामेट, नामचा बरवा और गुलमार्ग जो है क्या है, तो ये हिमालय की चोटियां हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में कौन सा जो है यूएन का पार्ट नहीं है, कि यूएन का जो है अंग नहीं है। तो यूएन के 6 अंग है, हम लोग लिखे हैं, यानी कि राष्ट्रीय असेंबली, ठीक है, सिक्योरिटी कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, और एक है सेक्रेटेरियल और इको एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, और उसका टॉर्टीशिप और टॉर्टीशिप काउंसिल, ठीक है। इस प्रकार जो इसके 6 अंग है, इसमें से देख लेंगे कौन सा आपके पास ऑप्शन में नहीं था, वही आपका सही था। जैसे महासभा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद, ये सभी इस प्रकार जो है कितने इसके 6 अंग है। जैसे IMF हो गया, ठीक। चलिए, और इसका स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945, ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके जो है अभी अध्यक्ष कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस, कहाँ के, पुर्तगाल के। ध्यान रखेंगे एंटोनियो गुटेरस इसके अभी अध्यक्ष है, कहाँ के हैं, पुर्तगाल के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे त्रिगवेरी, ठीक है, त्रिगवेरी, ठीक। अगला प्रश्न है, फिर एक फुल फॉर्म है NCSM, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, ठीक है। तो इसका पूछा गया था कि इसका मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों ध्यान रखेंगे NCSM यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, जिसका मुख्यालय जो है आपका कोलकाता में। ध्यान रखेंगे NCSM नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम का मुख्यालय कोलकाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो है 23वां प्रश्न है, महोत्सव त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे महोत्सव त्योहार जो है नागालैंड में कहाँ मनाया जाता है, तो यह त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। और एओ एक प्रकार का लोग है, नागालैंड का एक जनजाति है, वहाँ की समुदाय है, कौन सा, एओ, उनके द्वारा मनाया जाता है। और यह त्योहार हर साल में मई माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, मई में मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा, तो महोत्सव त्योहार नागालैंड में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में कौन सा अस्थायी मेमोरी है। दोस्तों ध्यान रखेंगे अस्थायी रैम, अस्थायी मेमोरी का प्रकार कौन सा है, तो आपका रैम। लेकिन वही अस्थायी मेमोरी पूछे तो वह रोम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ध्यान रखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। तो अस्थायी पूछे तो रोम हो जाएगा, और अस्थायी पूछे तो आपका रैम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सेंट्रल असेंबली बम कांड में कौन कौन सम्मिलित थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे सेंट्रल असेंबली बम कांड में आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन सेंट्रल असेंबली बम कांड में शामिल थे। एक विधेयक पारित किया गया था जिसके जो है वहां पे खाली बेंचों पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था, ठीक है, जिसमें सभी किसी को, इनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि वहां पे अंग्रेजों को अपनी बात सुनानी थी, ठीक है। और उसके बाद इन्हें भगत सिंह को गिरफ्तार कर ली जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा इनको जो है सैंडर्स हत्याकांड में, यानी कि लाहौर कांड में फांसी होती है। ध्यान रखेंगे भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को होती है, और उस समय जज जो था GC हिल्टन, ठीक है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि भगत सिंह को फांसी के सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था। दोस्तों ध्यान रखेंगे भगत सिंह को फांसी का सजा सुनाने वाला न्यायाधीश आपका GC हिल्टन था, ठीक है। और इन्हें फांसी की सजा सैंडर्स हत्याकांड में हुई थी, कि सेंट्रल असेंबली बम कांड में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे इस बम कांड के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन फांसी की सजा हुई सैंडर्स हत्याकांड में, ठीक। और इनके साथ 2 और व्यक्तियों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, यानी कि 3 व्यक्तियों को फांसी हुई थी। किसको किसको, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक कमरे से ध्वनि दूसरे कमरे तक सुनाई देती है, यानी कि ध्वनि जो है एक कमरा से दूसरे कमरे तक जाती है, किस कारण, तो आपका सही आंसर होगा विवर्तन, ठीक है। किस कारण जाती है, विवर्तन, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों ध्यान रखेंगे
कि मृग मरीचिका का बनना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मृग मरीचिका का बनना तो वो होगा आपका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। उसी तरह जो है हीरा का जगमगाना, तो वो भी क्या होगा, हीरा का जगमगाना पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। लेकिन जब भी आपसे पूछे कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, तो वो हो जाएगा आपका ध्वन, जो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार पूछा जाता है कि बाल्टी में रखी हुई छड़ी जो है पानी में टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, तो वो भी उसका भी आंसर होता है अपवर्तन के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किसकी देन है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन यानी कि इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था। दोस्तों ध्यान रखेंगे खिलाफत आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ था मिस्र में, ठीक है। मिस्र में जो है खलीफा का पद होता था, ठीक है। खलीफा यानी कि इस्लामिक जो धार्मिक गुरु होते थे, यानी कि सबसे बड़े धर्म गुरु जो है उन्हें खलीफा कहा जाता था, और उनका निवास स्थान कहा था मिस्र में, जिसे अंग्रेजों के द्वारा इस पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इस पद को समाप्त कर दिया गया, जिस कारण वहां पे आंदोलन हुआ, और वही आंदोलन जो है भारत में भी चला, ठीक है, 1919-20 में, ठीक है। जिस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे, अली बंधु, ठीक है। भारत में भी खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसी आंदोलन का जो है एक छोटा सा हिस्सा यहाँ भारत में भी हुआ था, जिसका नेता कौन थे, अली बंधु, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और खिलाफत आंदोलन को ही कन्वर्ट करके लास्ट में क्या, असहयोग आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या होता है, कॉपर सल्फेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4, ठीक है। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट या रासायनिक सूत्र CuSO4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हड्डी से हड्डी जोड़ को क्या कहते हैं। दोस्तों हड्डी से हड्डी जोड़ को क्या कहते हैं, लिगामेंट, ध्यान रखेंगे, हड्डी से हड्डी, ठीक है, लिगामेंट, और हड्डी से मांसपेशी को क्या कहते हैं, टेंडन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टेंडन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हवा की गति किससे मापी जाती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हवा की गति एनीमोमीटर से, किससे, एनीमोमीटर से मापी जाती है, और वही प्रकाश पूछे तो एक्टियोमीटर, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश की गति हो जाएगी एक्टियोमीटर से, और हवा की गति एनीमोमीटर से, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है काली, ठीक है, काली एक प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास किसके द्वारा किया गया है, तो काली का विकास जो है DRDO इसरो के द्वारा किया गया है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में जो भी हो DRDO हो तो उसे टिक जरूर किए होंगे। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना जो है 1958 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। उसी प्रकार इसरो का भी अध्यक्ष कौन है, के सिवन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसरो के अभी अध्यक्ष के सिवन है, और इसरो का स्थापना जो है 1969 में हुआ था, और तथा इसका मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय ध्यान रखेंगे बंगलुरु में है, ठीक है। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है कि कोलेरू झील कहाँ अवस्थित है। दोस्तों एक झील से भी प्रश्न बराबर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कोलेरू झील जो है आपका आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जितने भी आपके पास नागिन प्रकार के झील आएंगे वो सभी जम्मू कश्मीर में होते हैं, जितना ताल जो होता है वो सभी उत्तराखंड में होता है। ये दो जो है ट्रिक को याद रखेंगे, जिससे भी आपका झील का काफी ज्यादा प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इस एक टॉपिक को जरूर देख कर जाइएगा, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। कौन था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे युद्धों का विजेता था, जिस कारण भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है, किसे, समुद्रगुप्त को, ध्यान रखेंगे। और ईरान का दोस्तों नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, जिसने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था, और भारत से जो है कौन सा, तो मयूर सिंहासन को भी यहाँ से लूट कर ले गया था। मयूर सिंहासन जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, जिसे लूटकर कौन ले गया था, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। और उस समय मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह। इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ देख लेते हैं कि गुप्त, यहाँ पर समुद्रगुप्त आया था, देख लेते हैं गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त, ठीक है, जिनका, और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच, और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने लगभग 35 प्रश्नों को देखा है, ठीक है। तो लगभग हम लोग 35 प्रश्न का डिस्कशन कर चुके हैं, और जो भी मित्र का एग्जाम है, ठीक है, और एग्जाम देकर आ रहे हैं, वो लोग इस नंबर पर, ठीक है, अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यानी कि 727791
3453। यहाँ पे आपके पास नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपका जो है अब एनालिसिस प्रतिदिन कराया जाएगा। और एक बार फिर से बता दूं कि यदि साउंड में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो 1 से 2 दिन मैनेज कीजिए, ठीक है। साउंड की प्रॉब्लम जो है, दिक्कत धीरे धीरे समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। मैं फिर से नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ 7277913453। ये नंबर है, इस नंबर पर आप जो है क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। जिन मित्र का भी एग्जाम हो वो इस नंबर पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जरूर बताइएगा कि ये सभी प्रश्न जो है 24 या 25 तारीख को आए थे या नहीं। हम लोग का ये वीडियो थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन अब जो है हम लोग वीडियो रेगुलरली, यानी कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन ही ला दिया करेंगे, ठीक है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।